जय श्री राम भाइयों। आज आपके सामने सीटेट द्वितीय प्रश्न पत्र का सामाजिक विज्ञान लेकर चलते हैं। आपका इसमें प्रश्न पत्र 2018 और 2019 का सम्मिलित रूप रहेगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 क्या है दोस्तों? कारण निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है? भ्रंशोत्थ पर्वत कौन है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन दे रहा है हिमालय पर्वत को कहते हैं, या अल्प अल्प अपलेशियन पर्वत को कहते हैं दोस्तों, या फिर यूराल पर्वत को कहते हैं मेरे भाइयों, या फिर वास सेज जेस पर्वत को कहते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्तों? इसमें चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वास जेस पर्वत हो जाएगा। नंबर 32 की तरफ करा, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो ऑप्शन आपका दे रहा है समताप मंडल, या फिर दोस्तों मध्यमंडल, या फिर आपका होगा वायुमंडल, या होगा आपका बहिर्मंडल। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका 32 में? तो रेडियो तरंगे किस में चलती हैं दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बन जाएगा इसमें वायुमंडल में चलती हैं, या फिर आपका ऑप्शन बनेगा आयन मंडल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आयन मंडल मंडल नाम नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा? वायुमंडल होगा। वायुमंडल को आयन मंडल भी कहते हैं दोस्तों। चलेंगे प्रश्न नंबर हम 33 की तरफ। 33 क्या कह रहा है? पृथ्वी की परत विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। कह रहा है कि अंदर की तरफ से बाहर तक के परत को पहचानना है कि सबसे अंदर के परत को क्या कहते हैं दोस्तों। देखना है ऑप्शन आपका। तो पहला कह रहा है परपटी। परपटी दोस्तों आपका क्या होता है कि सबसे ऊपर होता है, इसलिए पहला कट जाएगा यहीं पर दोस्तों। तो मेटल दोस्तों आंतरिक की बात कर रहा है, तो इसलिए सबसे पहले अंतर वर्ड आएगा, तो इसलिए दूसरा भी कट जाएगा। तो दूसरे और तीसरे दोनों में आंतरिक है। फिर इसके बाद दोनों में दोस्तों क्या है? बाहरी क्रोड है। ठीक है, लेकिन तीसरे में ऑप्शन दे दिया आपका परपटी, इसलिए तीसरा भी कट गया। चौथा हो जाएगा आपका आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल और परपटी दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 34 की तरफ। कह रहा है दोस्तों, क्या दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शा रहा है मेरे प्यारे भाइयों? तो आकृति को देख लीजिए। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा क्या है? 90 अंश के कोण पर है। तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण को बता रहा है, या चंद्र ग्रहण को बता रहा है, या बृहद ज्वार भाटा बता रहा है, लघु ज्वार भाटा बता रहा है दोस्तों। तो आप देख लीजिए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा 34 में मेरे प्यारे भाइयों। तो 34 में आपका ऑप्शन बन जाएगा चौथा, लघु ज्वार भाटा हो जाएगा। यही जब आपके तीनों एक सीध में हो जाते दोस्तों, तो बृहद ज्वार भाटा या उच्च ज्वार भाटा बन जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर हम 35 की तरफ। कह रहा है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प, या फिर चाप झील। तो दोस्तों जब नदी मैदान प्रवेश करती है और यह मुड़कर एक बड़े मोड़ बना लेती है, तो इसको हम दोस्तों विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 36 की तरफ। 36 क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न? कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है मेरे भाइयों? तो ऑप्शन दे रहा है वायु मार्ग होगा, या रेल मार्ग होगा, या सड़क मार्ग होगा, या जल मार्ग होगा भाइयों। तो ऑप्शन 36 क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? तो वायु मार्ग हो जाएगा, क्योंकि वायु मार्ग द्वारा चाहे पानी हो, चाहे आपका क्या हो दोस्तों, मतलब कि चाहे कहीं पे आग लगाओ, कुछ भी लगाओ, हम बचाव कार्य वायुयान के द्वारा ही कर सकते हैं, वायु मार्ग के द्वारा ही। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों? भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है कहलाती है क्या दोस्तों? देखिए मानव की बात कह रहा है, तो इसलिए नगरीय भूगोल ऑप्शन होगा, या जैव भूगोल होगा, या जनसंख्यांकी भूगोल होगा, या मानव भूगोल। तो जनसंख्या के बारे में है दोस्तों, इसलिए क्या बन जाएगा? जनसंख्यांकी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न 38 क्या कह रहा है दोस्तों? कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे पहले अस्त होता है। कह रहा है गुजरात में क्या होता है
सॉरी बाद अस्त होता है। गुजरात में सूर्य अरुणाचल प्रदेश से आपका क्या है 2 घंटे बाद होता है। फिर क्या कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है भाइयों। तो कह रहा है कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वह गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। फिर कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। कह रहा है ए सत्य है और आर असत्य है, ए असत्य है और आर सत्य है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन बनेगा ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो उसका कारण है दोस्तों वह क्या कर रहा है, तर्क को क्या कर रहा है, मतलब ए को स्पष्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 39 की तरफ क्या कह रहा है आपका, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। तो क्या होगा, कह रहा है यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, पहला ए कह रहा है। फिर कह रहा है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यह दोनों किससे संबंधित है। कह रहा है बायोगैस से है या प्राकृतिक गैस से है या दोस्तों भूतापीय से है, ऊर्जा से या मोम से है। तो दोस्तों क्या यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और कह रहा है कि यह तब मुक्त होता है जब इसको तेल को क्या करते हैं, धरातल पर लाते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बन जाएगा प्राकृतिक गैस, दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। कह रहा है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। भारत का जो शोध संस्थान है मैत्री वो कहाँ पर अवस्थित है, मतलब स्थित है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों अंटार्कटिका। चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। 41 क्या कह रहा है भाई कि ए निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। फिर कह रहा है आपका दूसरा कि इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। फिर कह रहा है कि खनिज सभी खनिज अधात्विक होते हैं। कह रहा है कि आपका क्या खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, तो आपका क्या होगा। तो कह रहा है कि आपका बाकी पहला ये क्या होते हैं, प्रकृति में मतलब प्राप्त होते हैं, आपका भी सत्य है। ये निश्चित रासायनिक संगठन में होते हैं, यह भी सत्य है। यह आपका भूवैज्ञानिक परिवेश से निर्मित होता है, यह भी सत्य है। लेकिन सभी खनिज अधात्विक होते हैं, यह आपका क्या है, असत्य है दोस्तों। क्या है, असत्य है। कांपे का शोधन, लोहे का शोधन दोस्तों, तांबे का शोधन, कॉपर का हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, चाहे जिसका शोधन हो हम क्या करते हैं, खनिज से ही करते हैं दोस्तों। ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। प्रश्न 42 की तरफ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। आकार में सबसे छोटा महाद्वीप क्या है दोस्तों 42 का, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो आकार में सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं आपका 43 की तरफ। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है दोस्तों, तो आप जान लीजिए दोस्तों, हम ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में आपका जो ऑप्शन है, मतलब कि आपका जो शामिल है विषय, इतिहास है दोस्तों, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है और अर्थशास्त्र है दोस्तों। ठीक है, यही आपके क्या है 4 विषय सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोस्तों। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। प्रश्न 44 क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों कि आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। आगमनात्मक अधिगम जो है किसका विरोधाभासी है आपका, व्याख्यानात्मक शिक्षण का है, संरचनात्मक प्रशिक्षण का है, अनुकरण का है या निपुणात्मक अधिगम का है। तो किसका दोस्तों विरोधाभासी है आपका, ऑप्शन 44 का आंसर जो बनेगा व्याख्यात्मक शिक्षण का बन जाएगा दोस्तों। कह रहा है प्रश्न नंबर आपका 45 पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो किसे माना जा सकता है दोस्तों, कांगड़ा शैली की चित्रकला को, गिरनार का शैल अभिलेख को, पादशाहनामा चित्रकला को या मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्तों आपका 45 में, आरंभिक मानव की समझ के लिए किसे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश की शैल चित्र कला। चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। 46 क्या कह रहा है दोस्तों आपका
कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चे को पढ़ाया जाता था। जब ब्रिटिश काल नहीं था उससे पहले बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता था? सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर, या साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, या फिर दोस्तों वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो ब्रिटिश काल से पहले दोस्तों बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था? तो इसका ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों तीसरा, साल भर पढ़ाया जाता था। केवल जब जब फसल की कटाई होती थी तब तक वो क्या करते थे? नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, तो चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 47 की तरफ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। 47 क्या कर रहा है दोस्तों? भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं दोस्तों। क्या है? इतिहास है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है। तो दोस्तों आपका भौतिक विशेषताओं के बारे में कह रहा है, इसलिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? भूगोल हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 48 की तरफ। कह रहा है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का किस प्रकार का स्रोत है? मौसम की जानकारी का स्रोत कैसा है स्थानीय जो समाचार पत्र है दोस्तों? तो आपका क्या कह रहा है कि प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या प्राथमिक और तृतीयक दोनों है दोस्तों? तो आपका इसमें ऑप्शन बन जाएगा भाइयों द्वितीयक हो जाए। क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। तो 49 क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों? सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? कह रहा है अनन्य रूप से, या विशेष होगा, या समावेशी होगा, या आधुनिक होगा। तो भाइयों 49 का जो ऑप्शन होगा आधुनिक बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 50 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? कह रहा है सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। कह रहा है सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ऑप्शन क्या कर रहा है दोस्तों? CL ओंगडे थे, या D पार्सेल थे, या दोस्तों आपके क्या है JH बेल थे, या J पियाजे थे। तो दोस्तों 50 का जो ऑप्शन बन जाएगा आपका सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा J पियाजे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 51 की तरफ। कह रहा है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है, या बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, या बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था, या मूर्तिकला के केंद्र के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो दोस्तों आपका 51 का ऑप्शन बन जाएगा दूसरा, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। कराय खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है दोस्तों? तो 52 का ऑप्शन कह रहा है कि उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, या गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, या फिर दोस्तों दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक बनाए रख पाए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बनेगा तीसरा हो जाएगा, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था। चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। कह रहा है जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत होगा दोस्तों 53 में? तो ऑप्शन कह रहा है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, या अधिकांश जनजातियां समूह में लिखित दस्तावेज रखा है, या जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, या आपका जनजाति समाज अपनी विविध किस्म की जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। तो दोस्तों इसमें देखिए जो गलत होगा वह, क्योंकि वो उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था, वो केवल मौखिक रूप में आपका क्या करते थे? संरक्षण करते थे, इसलिए दूसरा छोड़कर बाकी सभी सही हो जाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 54 की तरफ। कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेज ने किस प्रकार से नियंत्रण किया दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अवध, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती,
या भूमिहीन तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर, या तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो दोस्तों ये इस पे आपका जो ऑप्शन बनेगा इसका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों की ज्यादा बेहतर ढंग संभाला जा सके। चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ। करा निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, या जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, या जनता को मतदान का अधिकार। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 55 का जो ऑप्शन होगा तीसरा, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, यही आपका क्या होगा दोस्तों? नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की तरफ। कह रहा है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो छोटा तिब्बत दोस्तों लद्दाख को कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। कह रहा है भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? दोस्तों तो भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं दोस्तों? तो कह रहा है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, या राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, या निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। दोस्तों तो आपका यही चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 58 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है? प्रायद्वीप पठार का लक्षण कौन सा नहीं है भाइयों? कह रहा है उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, इसके उत्तर में अरावली श्रृंखला स्थित है, या यहाँ कोयला और एवं लौह अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है, या इस पठार में पश्चिम की ओर बहने वाला महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। तो दोस्तों इसमें जो नहीं होगा लक्षण वह आपका हो जाएगा चौथा, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यह होगा, या यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं दोस्तों, या फिर कह रहा है आपका गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है, या इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। दोस्तों तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यह एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दोस्तों चलते हैं फिर आज के लास्ट और अंतिम प्रश्न की तरफ। कह रहा है भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? कह रहा है कि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है इसलिए, या पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है इसलिए, या पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर तरफ बहती है इसलिए, या पवन स्थल से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो तमिलनाडु और भारत के दक्षिणी भागों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि उस समय जो हवा होती है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। दोस्तों तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? छठा हो जाए, सॉरी पहला हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें दोस्तों। ओके, जय हिंद।